हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कक्षा 12 के तरंग प्रकाशिकी के इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बेस पर हमें प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस लेक्चर सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे, जिसमें तरंग, तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएं तथा नई तरंगाग्र बनाने की विधि बताई गई है, क्योंकि वही हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं कि नई तरंगाग्र का यूज करेंगे और तरंगाग्र का यूज करेंगे। मतलब तरंगाग्र और नई तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएं का यूज करेंगे। ठीक, तो आप लोग के ये वीडियो देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में हम काम चलने भर, मतलब इस वीडियो को समझ में आने के बराबर हम तरंगाग्र और नई तरंगाग्र के बारे में बताएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि तरंगाग्र और नई तरंगाग्र क्या होती है। देखिए, अगर मेरे पास कोई तरंगे है जो समांतर आ रही है, मतलब समांतर चल रही है, ठीक, और इन तरंगों को मतलब सेम बिंदु पे देखेंगे। ऐसे इस बात का ध्यान रखना, हालांकि इसका डिटेल में आपको पिछला वीडियो मिला है, क्योंकि वहां पे हम बोले थे जब सेम फेस में होते हैं तब। तो ये हमारा तरंग है और तरंग सेम फेस में जब रहते हैं तो उसके दोनों सेम फेस को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचते हैं जो तरंगाग्र काम करती है। तो हम ये मानेंगे कि ये तरंग और ये तरंग का जो फेस है अभी यहाँ पे क्या है, सेम है, और इस पे हम एक पृष्ठ बनाएंगे और ये पृष्ठ ये तरंग के लिए तरंगाग्र का काम करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेड वाला तरंग और ब्लैक वाला तरंगाग्र। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तब ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जब डेरिवेशन कॉन्सेप्ट से समझे रहोगे तो फिर रटने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया तरंगाग्र, जो ब्लैक वाला बन रहा है ये हो गया तरंगाग्र। कौन सा? रेड वाला तरंग के लिए। अब देखिए, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है, इस चीज को समझो। द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है? जो हमारा तरंगाग्र बनता है ना, तरंगाग्र का हर एक बिंदु जो तरंगाग्र हर एक बिंदु है वो तरंग स्रोत का काम करती है। अब उस तरंग स्रोत से तरंगे निकलेंगी और वो जो तरंगे निकलेंगी उस तरंग को हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और वो जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जब वो सेम फेस में रहेंगे, मतलब समान कला में रहेंगे, और उस पे हम स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो वो बनती है नई तरंगाग्र, मतलब द्वितीयक तरंगाग्र। ये तो लेक्चर की तरह हो गया, सब बाउंस कर गया होगा। हालांकि समझो कि द्वितीयक जो हमारा तरंगाग्र बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब दूसरी तरंगाग्र क्या होगा। देखिए, हम मानते हैं कि ये जो हमारा ब्लैक वाला तरंगाग्र बना है ये टाइम टी पे बना है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे बना है। अब t इक्वल टू कुछ और मान लेते हैं कि समय कुछ और हो गया होगा, मतलब इस बार टाइम हम मान रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू टी पर नया तरंगाग्र बना के दिखाओ। तो कैसे बनाओगे? क्या करना, t समय बाद एक दूरी का चाप लेना। अब देखो t समय बाद कितना दूरी चल रहा होगा, मतलब t समय बाद ये प्रकाश जितना दूरी चल गया होगा, ये प्रकाश किरण जितना दूरी चला होगा उतना दूरी का एक चाप लेना। इससे भी और इससे भी लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणित समय। 4 हम क्या मान लेते हैं प्रकाश की चाल को? भी। समय क्या है? t। तो vt दूरी के बाद, vt दूरी पर हम एक यहां से चाप लेंगे और vt दूरी पर हम एक यहां से चाप लेंगे, और इन दोनों चाप पे एक क्या खींच लेंगे? स्पर्शी रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा जो दोनों को स्पर्श करता हो उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा नई तरंगाग्र बन गया। क्या बन गया? नया तरंगाग्र बन गया इस तरंग के लिए। अब देखो, यहां पे इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा देंगे तो हम इससे नई तरंगाग्र भी बनाने सीख गए। अब इन सब को देखते हुए हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ पे 90 अंश का कोण, यहां पर भी 90 अंश, यहां पर भी 90 अंश, यहां पर भी 90 अंश, मतलब तरंग और तरंगाग्र के बीच में 90 अंश की कोण बनती है। मतलब तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। मतलब अगर मुझे तरंग दी होगी, अगर मुझे तरंग दिया रहेगा उसके अभिलंब रेखा खींच के हम कहेंगे कि ये तरंगाग्र है, और अगर
मुझे तरंगाग्र दिया रहेगा तो हम इसके एक अभिलंब रेखा खींच देंगे और कहेंगे इस तरंगाग्र के लिए ये वाला हमारा तरंग है। ठीक, तो हम लोग तरंग और तरंगाग्र के बारे में जान गए जो कि हमारा इसमें यूज होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग परावर्तन के व्याख्या। परावर्तन के व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमको एक परावर्तक सतह लेना होगा, तो ले लेते हैं ना परावर्तक सतह। देखिए, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, परावर्तक सतह। अब ये हम आप लोग दर्पण ले सकते हो, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट को हम कलई कर दें, मतलब भाई रंग दे रहे हैं तभी तो परावर्तक होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दो मतलब एक यहाँ पे परावर्तित अपवर्तित किरण लाते हैं, तो हम यहाँ पे दो लाएंगे, समांतर लाएंगे, ठीक। मान लीजिए कि एक ये हमारा, अच्छा से बनो भाई, एक हमारा ये आ गया अपवर्तित किरण। अब इसके समांतर एक और अपवर्तित किरण लाएंगे, ये हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। अब यहां तक का है छोड़ दिए, ठीक। हालांकि यो उतना दूरी चला है जितना ई चला है, इस बात को याद रखना। थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं संतुष्टि के लिए, ठीक। ये भी उतना ही दूरी चला है जितना ये चला। नाम दे दो, ये है मान लो P, ये है Q। तो जो हमारा किरण P है, किरण Q के बराबर दूरी ही चला है, लेकिन ये सतह पर पहुंच गया और ये सतह पे नहीं पहुंचा है। इसका रीजन ये है कि इसको सतह पहले ही मिल गया, इसको सतह अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए सतह का देखो दूरी लंबा पड़ जा रहा है। अच्छा, अगर आपको तरंग P, तरंग Q के लिए एक तरंगाग्र खींचने के लिए बोला जाए तो बहुत आराम से खींच लोगे, क्योंकि तरंग के अभिलंबवत होता है तरंगाग्र। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अभिलंब एक पृष्ठ खींच देंगे, ठीक है। तो एक पृष्ठ हम लोग खींच दिए और ये पृष्ठ जो होगा ये हमारा तरंगाग्र काम करेगा। इसका हम नाम दे रहे हैं A और B, ठीक। ये हमारा हो गया तरंगाग्र, ठीक। अब हम कहेंगे कि T समय बाद, क्या कहेंगे, T समय बाद एक नया तरंगाग्र खींच के दो हमको। T समय बाद नया तरंगाग्र खींच के दो। तो तुम लोग बहुत जल्दी से क्या करोगे कि T समय बाद खींचना है, प्रकाश के चाल भी माने हैं, तो x दूरी पर एक चाप काटोगे। दोनों जगह से क्या करोगे, एक चाप काटोगे। तो यहां से देखो आगे बढ़ते हुए हम मान रहे हैं कि x दूरी हमको यहीं पे मिल रहा है, ऐसा मान रहे हैं कि x दूरी जो हमको मिल रहा है यहां पे मिल रहा है। तो इसको क्या करो, ऐसे बढ़ा दो, अभी मत बढ़ाओ, बल्कि x दूरी पे जो हमको चाप मिल रहा है यहां मिल रहा है। किसके लिए, QB तरंग के लिए, ठीक। अब हम ये वाला जो तरंग है PA, तरंग PA के लिए x दूरी पे एक चाप खींचेंगे। अब वो चाप किधर खिंचाएगा, ये इधर मत समझ लेना, क्यों, क्योंकि ये भाई परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह से नीचे तो हमारा किरण जाएगा नहीं, ये अपने ही माध्यम में वापस जाता है। इतना बात कॉमन सी चीजें है यार। और एक कॉमन सी चीजें ये भी है कि जो प्रकाश किरण ऐसे आती है, परावर्तन के पश्चात ऐसे जाती है, ठीक। तो जो हमारा तरंगाग्र बनेगा वो कहीं इधर ही, इसका जो बनेगा, जो चाप खींचेंगे वो कहीं इधर ही हम लोग खींचेंगे, ठीक। अब खींचते हैं, मान लीजिए कि x दूरी पे जो हम चाप खींचेंगे वो कहीं यहां पे खींच रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचेंगे जो हमारा द्वितीय मतलब नया तरंगाग्र होगा। क्या होगा, नया तरंगाग्र। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि इस तरंग के लिए क्या कहेंगे, रेड वाला तरंगाग्र के, जो कि दूसरी देखो तरंगाग्र है, कहेंगे इस रेड वाला तरंगाग्र के लिए तरंग खींचकर दिखाओ। भाई बहुत तेज हो, अब क्या करोगे, यहां के लंबवत रेखा खींच देना ऐसे, ठीक, मतलब किरण खींच देना ऐसे, जो क्या हो जाएगा, तरंगाग्र, तरंग हो जाएगा। अब यही तरंगाग्र, तो यहां देखो ये तरंगाग्र आगे बढ़ के यहां पे आया है इस तरह, और ये वाला ही इधर गया है इस तरह, ठीक है, बढ़िया है, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, तरंग और वेव फ्रंट बना लिए। अब थोड़ा सा पिछला वाला रिकॉल कर लो, जो कि हम लोग किरण प्रकाशिकी में पढ़े थे। किरण प्रकाशिकी में आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पे अभिलंब के बारे में जानते होंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। हम ग्रीन कलर से देखना अभिलंब खींचने जा रहे हैं। तो ये वाला जो है
ये हमारा अभिलंब है और एक अभिलंब यहां पे होगा, दो अभिलंब होगा क्योंकि दो किरण है, दो अभिलंब होगा। अब ध्यान से देखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो होता है आई। ठीक, आपतित किरण और तरंगाग्र के बीच में जो कोण होता है वो होता है 90। अब 90 में से इतना हो गया आई, तो इतना हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, अब एक चीज और जानते हैं, अभिलंब और सतह, अभिलंब और सतह के बीच में होता है 90 अंश का कोण। जितना में से ये है 90 माइनस आई, तो ये वाला कितना हो जाएगा? बहुत आसान है भाई, इतना वाला है कितना 90, अब इतना क्या है 90 माइनस आई, तो हम क्या कहेंगे कि 90 में से क्या घटा दो 90 माइनस आई, तो हमारा ये वाला देखो कोण आ जाएगा। तो 90 माइनस 90 प्लस आई, 90 से 90 कट गया, आई बच गया, मतलब ये वाला जो कोण है ये कोण हमारा कितना आ गया आई। उसी तरह यहां पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर, ये वाला जो कोण होगा 90 माइनस आर, और जो ये वाला हमारा कोण आने वाला है ये आने वाला है आर। ठीक है, जैसे यहां पे हुआ ऐसे यहां पे। कोण को समझने के लिए वीडियो को दोबारा चला के देख लो, रिमाइंड करके देख लो, क्योंकि कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना तब डेरिवेशन क्लियर होगा, क्योंकि अगर रट लोगे एग्जाम तक भूल जाओगे। अब आगे देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नाम देते हैं, थोड़ा सा नाम यहां पे हम लोग नहीं दिए हुए हैं, तो ये इसका नाम दे दो भाई, ये वाला तरंगाग्र का नाम दे दो सी और डी। बाकी का लगभग हो गया लगभग क्या हो ही गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा होगा, अब हम ही को नहीं दिख रहा है, सब लोग तेज हैं, सभी को दिख रहा है, मतलब एक ये त्रिभुज हमें दिख रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण, क्यों? क्योंकि तरंग तरंगाग्र के बीच 90 अंश कोण, तरंग तरंगाग्र के बीच 90 अंश कोण। एक और हमको त्रिभुज दिख रहा है, ऐसे, अच्छा से बन जाओ भाई, ऐसे ऐसे और ऐसे, नाम दो ए बी सी, इसको नाम दो ए डी सी। यहां पे 90 अंश, यहां पे आर और यहां पे आई। सर्वांगसम पढ़े होगे भाई, कक्षा 6-7 में सर्वांगसम पढ़े होगे। इसको उल्टा करके ऐसे इस पे रख दो, ये इसको ढक लिया, मतलब ये सर्वांगसम हो गया। हालांकि इसको सिद्ध भी किया जाता है, सिद्ध कर देते हैं। 12 में पहुंच गए तो सिद्ध तो करना बहुत आसान है ना। देखो इसका एक ठो कोण 90 अंश, इसका भी एक ठो कोण 90 अंश, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल D का है दोनों 90 अंश। बढ़िया बढ़िया। आगे चीज देखो, BC क्या है, B से लेकर C कौन सा दूरी था भाई, x दूरी पे चाप खींचे थे जो कि VT के बराबर था, तो यहाँ पे VT लिख लो ना। और AD कौन सा चाप खींचे थे x दूरी पे, ये भी क्या है VT। देखो दोनों x दूरी पे चाप था, ये भी x दूरी पे चाप है और ये भी x दूरी पे, देखो ये वाला भी x दूरी पे चाप खींचे थे और ये वाला भी x दूरी पे चाप खींचे थे, दोनों चाप है ना x दूरी पे ही है, इसलिए BC और AC बराबर, BC बराबर A, BC और AD है जी, BC बराबर AD का है, दोनों चाप है, बराबर चाप, या दूरी लेना, बराबर दूरी, चाप से बढ़िया होगा दूरी, बराबर दूरी। ठीक, अब एक चीज और देखो, AC और AC दोनों के लिए AC देखो यही है ना, उभयनिष्ठ, AC इक्वल टू AC, उभयनिष्ठ, उभय लिख लेना भाई, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो हमारा जो सर्वांगसम सिद्ध करना था हो गया। कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, देखो जो ये वाला त्रिभुज हमारा बना है, त्रिभुज ABC एंड, और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पे सर्वांगसम का बल की निशान लगा रहे हैं, ये दोनों हो गए सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम हो जाता है तो इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाता है, इक्वल, मतलब इसको हम उलट करके, ध्यान से देखना, ऐसे उठाएं इस पे रख दिए, मतलब जो AB है CD को ढक लेगा,
जो BC है वो AD को ढक लेगा, जो AC है AC को ढक लेगा। ठीक, अब इतना करने के बाद करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एंगल अच्छा, यहाँ पे एंगल R था, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ वाला एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, और ये होता है परावर्तन का पहला नियम। इस तरह से हमारा परावर्तन का पहला नियम की व्याख्या हो गई। अब हम लोग परावर्तन का दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा जो नियम होता है परावर्तन का, वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है, केवल इसमें प्योर कॉन्सेप्ट होता है, प्योर कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, क्योंकि केवल थ्योरी है भाई, इसमें केवल थ्योरी है, डेरिवेशन सेकंड वाला में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखना, सिर्फ बोलते जा रहे हैं और आपको लंबवत चीज समझना है कि लंब क्या होता है। देखो, जो हमारा AC है, मतलब सतह, कौन, सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह AC, ठीक, और तरंगाग्र, तरंगाग्र कौन, AB, दूसरी तरंगाग्र, नाम बता दें भाई, दूसरी तरंगाग्र कौन, CD, दूसरी तरंगाग्र CD। तीनों देखो बोर्ड के लंबवत है, तीनों, और इधर से लिखना है बल्कि हम, तीनों बोर्ड के लंबवत हैं, लंबवत हैं। अब ध्यान से देखना, ये तीनों बोर्ड के लंबवत है, मतलब सतह बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तरंगाग्र AB बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तरंगाग्र CD बोर्ड से बाहर निकल रहा है। अब देखो हम क्या कहने जा रहे हैं, जो तरंग PA है, आपतित तरंग, आपतित तरंग कौन, PA, परपेंडिकुलर है, किसका, आपतित तरंग PA है, परपेंडिकुलर। हम बोल सकते हैं भाई इसका तरंग का परपेंडिकुलर क्या होता है, तरंगाग्र परपेंडिकुलर है तरंग, तो क्या है, AB के परपेंडिकुलर। दूसरी चीज देखो, हमारा जो ये सतह, मतलब ये जो अभिलंब है, कौन अभिलंब है, A और N दे देते हैं, AN, मतलब हम कहेंगे अभिलंब, कौन, अभिलंब नाम दो AN, लंबवत है किसका, सतह का, सतह कौन है, AC। अब एक चीज और ले लो, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन, इसका भी नाम दे दो YZ, मतलब CY, कौन, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण CY लंबवत है किसका, CZ का, सॉरी CY का। अब ध्यान से सुनना, हमारा यहां तक सिद्ध हो गया। जब दूसरी नियम आप लिखने लगोगे, यहां पे से सेकंड पॉइंट लिखना और यहां से लिखना स्टार्ट करना, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिख करके आ जाना। इसके बाद लिखना अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आप नीचे लाइन लिख दीजिएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब क्यों है, कॉन्सेप्ट समझिए। बोर्ड के अभिलंबवत है हमारा सतह, मतलब बोर्ड से बाहरी निकल रहा है। जो तरंगाग्र है AB, वो भी बोर्ड से बाहरी निकल रहा है। तरंगाग्र CD जो है वो बोर्ड से बाहरी निकल रहा है। तो ये तीनों जब हो गए हमारा बोर्ड के अभिलंबवत, और अगर इनके अभिलंबवत जो होगा वो बोर्ड के तल पे होगा, इस चीज को समझो। तो हम कह रहे हैं कि जो PA है वो तो हमारा AB के अभिलंब है और AB बोर्ड के अभिलंब है, मतलब फिर से PA बोर्ड पे ही तो चला गया। ठीक, और देखो जो AN है, अभिलंब AN है, वो सतह के अभिलंब है और सतह बोर्ड के अभिलंब है, इसलिए AN मतलब अभिलंब फिर से बोर्ड के तल पे चला गया। तीसरी चीज, परावर्तित किरण CY, परावर्तित किरण CY हमारा तरंगाग्र AD के अभिलंबवत है और AD जो है वो बोर्ड के अभिलंब है, इसलिए CY फिर से बोर्ड पे चला गया। तो देखो ना, आपतित किरण की भी बोर्ड के पृष्ठ पे चला गया, परावर्तित किरण भी बोर्ड के पृष्ठ पे चला गया, अभिलंब भी बोर्ड के पृष्ठ पे चला गया। तो नहीं कह सकते हैं क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और यही हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक, तो हम लोग
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों नियम की हमने व्याख्या कर लिया। आप यहां से देख सकते हो, दोनों नियम का हमने व्याख्या कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपवर्तन की व्याख्या हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि बहुत जल्दी प्रोवाइड होगी, मींस दैट कल ही प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है, जिससे हम आप लोग के लिए और भी मेहनत करके वीडियो और अच्छा वीडियो बना सकें। जय हिंद।